इंपॉर्टेंट नहीं जी, इंपॉर्टेंट से भी ज्यादा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सितंबर 2025 के अंदर एक अमेंडमेंट आई थी कंपनीज एक्ट के सेक्शन 233 के रूल के अंदर, और वो जो अमेंडमेंट आई थी, जो एमसीए लाया था, वो है कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट एंड अमल कमीशन में फास्ट ट्रैक मर्जर की। ये अमेंडमेंट जो है आईसीएसआई ने आपके सप्लीमेंट में पहले नहीं दी थी, बाद में इन्होंने दी है, इसीलिए ये जून 26 और इसके बाद वाले सारे अटेम्प्ट के लिए एप्लीकेबल है। तो बच्चे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या एग्जाम में पूछी जा सकती है? यस। तो आइए 15 मिनट लगा के इस अमेंडमेंट को समझते हैं। हमारा सवाल क्या है? हमारा सवाल ये है कि ऐसी कौन कौन सी कंपनीज है जिनको अलाउ किया गया है कि आप फास्ट ट्रैक मर्जर में जा सकते हो। तो सुनिएगा इधर, जब आप सेक्शन की लैंग्वेज देखते हो, जब आप सेक्शन को देखते हो 233 सेक्शन, तो इसमें सबसेक्शन 1 को अगर आप देखते हो तो इसमें क्या लिखा गया है? इसमें लिखा गया है 2 और मोर स्मॉल कंपनी। अगर 2 या 2 से ज्यादा स्मॉल कंपनीज हैं और वो मर्ज हो रही हैं, तो उनके पास ये फास्ट ट्रैक मर्जर वाला स्पेशल रूट है। क्लियर है सबको? 2 या 2 से ज्यादा स्मॉल कंपनी, और स्मॉल कंपनी की जब हम बात करते हैं तो अगर 2 या 2 से ज्यादा स्मॉल कंपनीज मर्ज हो रही हैं, तो उस केस के अंदर सेक्शन 2 क्लॉज 85 के हिसाब से, तो उस केस के अंदर बोलता है कि इनके पास नॉर्मल रूट भी है और ये वाला रूट भी है। तो ये तो गई एक कैटेगरी। आगे कहता है होल्डिंग कंपनी एंड होली ओन्ड सब्सिडरी। होल्डिंग कंपनी एंड होली ओन्ड सब्सिडरी, ये दूसरी हो गई। तो पहले मैंने क्या बोला था? सिर्फ 2 प्रकार की कंपनीज को स्पेशल वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा था। वो 2 कंपनीज कौन सी थी? एक थी 2 या 2 से ज्यादा स्मॉल कंपनीज मर्ज हो रही हैं, जो कि आपको पता है स्मॉल कंपनी प्राइवेट कंपनी होती है जिसका जो पेड अप कैपिटल एंड टर्नओवर है वो थ्रेशोल्ड लिमिट के अंडर होता है, राइट। अब उसके अलावा अगर हम बात करते हैं, तो अगर एक होल्डिंग कंपनी होली ओन सब्सिडरी के साथ मर्ज हो रही है, तो उस केस में भी ये स्पेशल रूट है। ये बात समझ आ गई? हाँ सर बिल्कुल। तो होल्डिंग एंड सब्सिडरी का नहीं है, होल्डिंग एंड होली ओन सब्सिडरी का है। तो शुरुआत में वो 2 कंपनीज कौन सी थी? पहला स्मॉल कंपनीज, दूसरा होल्डिंग एंड होली ओन सब्सिडरी। उसके बाद सरकार ने क्या किया? एक अमेंडमेंट लाई, और एक अमेंडमेंट लाके सरकार ने यहां पर क्या बोल दिया? सरकार ने बोला अगर 2 या 2 से ज्यादा स्टार्टअप कंपनीज भी मर्ज हो रही हैं, स्टार्टअप कंपनी भी प्राइवेट कंपनी होती है जिसको बने हुए 10 साल से ज्यादा नहीं हुए होते, और जिसका टर्नओवर किसी भी साल में 100 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं होता। तो अगर 2 या 2 से ज्यादा स्टार्टअप कंपनीज मर्ज हो रही हैं, तो वो भी 233 वाला वीआईपी रूट ले सकती हैं, या स्टार्टअप कंपनी स्मॉल कंपनी के साथ मर्ज हो रही है। अगर स्टार्टअप कंपनी स्मॉल कंपनी के साथ मर्ज हो रही है, तो वो भी ये वाला रूट फॉलो कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? शुरुआत में सेक्शन में क्या लिखी हुई है? 2 कंपनीज। कौन कौन सी? 2 या 2 से ज्यादा स्मॉल कंपनीज, और उसके अलावा होल्डिंग कंपनी विद होली ओन सब्सिडरी। ये तो सेक्शन में लिखा हुआ है। फिर रूल 25 के अंदर इन्होंने एक नया रूल डाल दिया, रूल 25 सब रूल 1A। इसमें 2 क्लॉजेज ऐड कर दिए। इन 2 क्लॉजेज में क्या डाल दिया? 2 या 2 से ज्यादा स्टार्टअप कंपनीज, या एक स्टार्टअप कंपनी, एक या एक से ज्यादा स्टार्टअप कंपनी, एक या एक से ज्यादा स्मॉल कंपनी के साथ मर्ज हो रही है। ये बात सबको समझ आ गई? बोलो जी, ये बात सब लोगों को क्लियर है? जल्दी से बताओ, क्या ये बात सब लोगों को क्लियर है यहां तक? जल्दी से बताओ जी। यस सर। जो जून 26 के बच्चे हैं उनके लिए जो स्मॉल कंपनी की लिमिट है वो 4 करोड़ और 40 करोड़ है। जो दिसंबर 26 और उसके बाद के बच्चे हैं उनके लिए 10 करोड़ और 100 करोड़ है। ठीक है जी? यस सर, ये बात समझ आ गई। पेड अप कैपिटल 4 करोड़ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और जो टर्नओवर है वो 40 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए जून 26 के बच्चे। उसके बाद के बच्चे जो है पेड अप कैपिटल 10 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसी प्राइवेट कंपनी जिसकी पेड अप कैपिटल 10 करोड़ से ज़्यादा नहीं और टर्नओवर 100 करोड़ से ज़्यादा नहीं है। अब सुनो, तो पहले ये रूट कितनी कंपनीज के लिए था? 2 कंपनीज के लिए। कौन कौन सी? स्मॉल कंपनीज के लिए एंड होल्डिंग एंड होली ओन सब्सिडरी के लिए। फिर आ गया 2 और कंपनीज के लिए। किसके लिए? स्टार्टअप कंपनीज के लिए, या स्टार्टअप एंड स्मॉल कंपनीज का कोई मिक्सचर हो रहा है। ठीक है। फिर एक और अमेंडमेंट आई, और अब ये नई अमेंडमेंट आ गई है। अब इधर देखिएगा, फिर एक और अमेंडमेंट आई और अब ये नई अमेंडमेंट आ गई है। अब ये नई अमेंडमेंट क्या है? इसको ध्यान से देख लो। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये इसको ध्यान से सुन लो। क्या पेपर में आने की प्रोबेबिलिटी है? आ सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सुनिए इधर क्या कह रहा है।
कह रहा है वन और मोर अनलिस्टेड कंपनी नॉट बीइंग सेक्शन 8 कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी को छोड़ दो, अनलिस्टेड कंपनी कोई भी अनलिस्टेड कंपनी दूसरी अनलिस्टेड कंपनी के साथ मिल रही है। अभी तक आप देखोगे अगर तो स्मॉल कंपनी की बात कर रहा था वो प्राइवेट कंपनी ही होती है, स्टार्टअप कंपनी की बात कर रहा था वो भी प्राइवेट कंपनी ही होती है, सिर्फ होल्डिंग एंड होली ऑन सब्सिडरी में प्राइवेट पब्लिक दोनों हो सकती थी। अब ये क्या बात कर रहा है, अनलिस्टेड कंपनी। अब ये अनलिस्टेड कंपनी कौन सी है, ये प्राइवेट भी हो सकती है और पब्लिक भी हो सकती है। तो वन और मोर अनलिस्टेड कंपनी, इट कैन बी प्राइवेट कंपनी और इट कैन बी पब्लिक कंपनी, ठीक है जी, इट कैन बी प्राइवेट कंपनी और इट कैन बी पब्लिक कंपनी। मेरी बात को सुनेगा ध्यान से, कोई भी अनलिस्टेड कंपनी चाहे वो प्राइवेट कंपनी है या पब्लिक कंपनी है, सेक्शन 8 नहीं होनी चाहिए। वो जब दूसरी अनलिस्टेड कंपनी के साथ मर्ज हो रही है वो भी सेक्शन 8 कंपनी नहीं होनी चाहिए। तो एवरी कंपनी इन्वॉल्व, यानी कि अनलिस्टेड कंपनी 1, सुनिए, अनलिस्टेड कंपनी 1 प्लस अनलिस्टेड कंपनी 2, जब इन दोनों का मर्जर हो रहा है, और ये दोनों की दोनों कंपनीज प्राइवेट भी हो सकती है पब्लिक भी हो सकती है, लेकिन सेक्शन 8 कंपनी नहीं हो सकती, कंपनी नॉट फॉर प्रॉफिट नहीं हो सकती। तो फिर इन दोनों कंपनीज का इंडिविजुअली चेक करेंगे, एवरी कंपनी इन्वॉल्व मतलब दोनों का इंडिविजुअली चेक करेंगे, क्या इनका आउटस्टैंडिंग लोन, आउटस्टैंडिंग डिबेंचर या डिपॉजिट, ये किसका, अनलिस्टेड कंपनी 1 का, और अलग से देखेंगे अनलिस्टेड कंपनी 2 का, क्या इन दोनों के अपने अपने लोन डिबेंचर और डिपॉजिट 200 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं है। मतलब ये कि ये जो अनलिस्टेड कंपनी 1 है इस पे भी जो कर्जा है वो 200 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं है। अनलिमिटेड कंपनी 2 है, अनलिस्टेड कंपनी 2 है, इस पे भी जो कर्जा है वो 200 करोड़ से ज्यादा नहीं है। दूसरी बात, इन्होंने कोई डिफॉल्ट ना किया हो अपने लोन डिबेंचर या डिपॉजिट में। तो पहली बात, ये जो दो अनलिस्टेड कंपनीज मिल रही हैं इन दोनों का रिस्पेक्टिवली अपना अपना कर्जा 200 करोड़ रुपए से ज्यादा ना हो, एंड इन्होंने उसके रीपेमेंट में कोई डिफॉल्ट ना किया हो। कब डिफॉल्ट ना किया हो, सुनिए, ऑन अ डे नॉट मोर देन 30 डेज, ऑन अ डे नॉट मोर देन 30 डेज बिफोर द डेट ऑफ नोटिस टू लोन नोटिस टू आउटस्टैंडिंग लोन डिबेंचर डिपॉजिट्स ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 233 इसका मतलब क्या है, जब आप फास्ट ट्रैक मर्जर कर रहे हो तो क्या आप अपने क्रेडिटर्स का अप्रूवल लेते हो? हाँ जी लेते हैं। सुन लो, जब आप फास्ट ट्रैक मर्जर कर रहे हो क्या आप अपने क्रेडिटर्स का अप्रूवल लेते हो? हाँ जी लेते हैं। वो तो 232 में भी लेते हैं और यहां पर भी लेना पड़ेगा 233 में। तो कहता है जब आपने इनको नोटिस दिया था, जब आप इनको नोटिस भेजते हो कि जी आ जाओ मीटिंग करनी है, अप्रूवल लेना है, तो उस नोटिस भेजने से पिछले 30 दिनों के अंदर चेक करेंगे कि आपकी जो आउटस्टैंडिंग लोन्स डिबेंचर और डिपॉजिट है, यानी कि ये जो आपकी आउटस्टैंडिंग लोन डिबेंचर डिपॉजिट है, लास्ट बैलेंस शीट के हिसाब से नहीं देखे जाएंगे, 31 मार्च की बैलेंस शीट के हिसाब से नहीं देखे जाएंगे, ये देखे जाएंगे किस दिन, जिस दिन नोटिस जा रहा है क्रेडिटर्स को उनका अप्रूवल लेने के लिए, वहां से पिछले 30 दिनों में देखे जाएंगे क्या आपने कोई डिफॉल्ट तो नहीं किया है, और क्या आपके ये जो तीनों लोन्स डिबेंचर और डिपॉजिट है मिला के 200 करोड़ रुपए से ज्यादा तो नहीं है। ये बात सबको समझ आई? और वाकई में आप दोनों अनलिस्टेड कंपनीज इस लिमिट के अंदर फॉल कर रहे हो, आप इस लिमिट से बाहर नहीं जा रहे हो, इसके लिए आपको CAA 10A, ये एक नया फॉर्म है, ये आपको आपकी कंपनी के स्टैट्यूटरी ऑडिटर से, जो आपकी कंपनी का चार्टर्ड अकाउंटेंट है, जो कंपनी का ऑडिटर है, जो ऑडिट करता है अकाउंट्स के, उससे आपको CAA 10A लेना पड़ेगा। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब क्या है कि अगर दो अनलिस्टेड कंपनीज मर्ज हो रही हैं और उन दोनों के रिस्पेक्टिव लोन्स डिबेंचर की फॉर्म में, डिबेंचर लोन या डिपॉजिट्स, ये मिला के अनलिस्टेड कंपनी 1 का भी 200 करोड़ से ज्यादा नहीं है, अनलिस्टेड कंपनी 2 का भी 200 करोड़ से ज्यादा नहीं है, और उन्होंने रीपेमेंट में कोई डिफॉल्ट नहीं किया है। कब नहीं किया है? जिस दिन नोटिस भेजा गया है वहां से 30 दिन पहले, ठीक है जी, ऑन अ डे नॉट मोर देन 30 डेज बिफोर द डेट ऑफ नोटिस। अगर इन दोनों में से ये दोनों कंप्लायंसेस किए हैं, ना ही कोई डिफॉल्ट किया है आपने और ना ही आपकी लिमिट जो है वो 200 करोड़ से ज्यादा है, तो फिर कहता है उस केस के अंदर आप फास्ट ट्रैक मर्जर में आ सकते हो, लेकिन आपको अपने स्टैट्यूटरी ऑडिटर से CAA 10A के अंदर एक रिपोर्ट लेनी,
एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। लेकिन अब मेरी बात को सुनिएगा ध्यान से, यहां पर 3 खास बातें हैं ध्यान रखने वाली। 3, ये नया पॉइंट है। 3 खास बातें हैं ध्यान रखने वाली। पहली कि ये सेक्शन 8 कंपनी नहीं होनी चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि ये जो हम तीनों चीजें देख रहे हैं, लोन, डिबेंचर, डिपॉजिट, जो 200 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ना पहली कंपनी का ना दूसरी कंपनी का, ये हम लास्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट के हिसाब से नहीं देख रहे, ये हम देख रहे हैं नोटिस के हिसाब से। जिस दिन नोटिस गया उससे पिछले 30 दिन के हिसाब से देख रहे हैं हम ये लास्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट के हिसाब से नहीं देख रहे। ठीक है सर, ये वाली बात हमको समझ आ गई। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सुन लो जो मैं कह रहा हूं, अगर हमने ब्याज में डिफॉल्ट किया है तो हम इनएलिजिबल नहीं है। रीपेमेंट में डिफॉल्ट की बात कर रहा है, इंटरेस्ट में नहीं कर रहा। ये सिर्फ किस में डिफॉल्ट की बात कर रहा है? रीपेमेंट में। अगर हमने ब्याज में डिफॉल्ट किया था और अभी थोड़े दिन पहले इंटरेस्ट देना था, नहीं दिया, तो क्या हम अलाउड है? हमें यस अलाउड है। तो इंटरेस्ट इन पेमेंट ऑफ, मतलब डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट विल नॉट डिस्क्वालीफाई कंपनी, लेकिन डिफॉल्ट इन रीपेमेंट विल डिस्क्वालीफाई दी कंपनी। बात समझ आई मैं क्या बोल रहा हूं? जल्दी से बताओ जी, बात समझ आई सबको क्या बोल रहा हूं? यस सर, ये बात हम सब लोगों को अच्छे से समझ आ गई। क्लियर है जी? डन 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 डन। पहली चीज, सेक्शन 8 कंपनी नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, जिस दिन नोटिस दिया उससे पिछले 30 दिन के अंदर ये दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। तीसरी बात, डिफॉल्ट इंटरेस्ट पेमेंट में किया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यस सर। अब देखिए आगे कहता है, सर एक होल्डिंग कंपनी है जो लिस्टेड अनलिस्टेड कोई भी हो सकती है, और ये सब्सिडरी कंपनी के साथ मर्ज हो रही है जो लिस्टेड अनलिस्टेड कुछ भी हो सकती है। होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी के साथ मर्ज हो रही है। अब देख लो इधर ध्यान से, पहले क्या बोलता था? होल्डिंग मर्ज हो रही है होली ऑन सब्सिडरी के साथ। अब होल्डिंग एंड सब्सिडरी में भी अलाउ कर दिया गया है। बोलो जी हाँ या ना? पहले क्या बोला गया था? सिर्फ होल्डिंग एंड होली ऑन सब्सिडरी, पहले जब लॉ बना था सेक्शन 233 में। अब साथ में एक नई चीज डाल दी, होल्डिंग एंड सब्सिडरी। तो अगर होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी मर्ज हो रहे हैं तो भी ये स्पेशल रूट अवेलेबल है। अब इतनी सारी कंपनीज को स्पेशल रूट अवेलेबल कर दिया कि अब तो स्पेशल रूट ही ऑर्डिनरी लगने लगा है। बोलो जी राइट। अब सुनिए, one or more subsidiary company of a holding company with one or more other subsidiary company of the same holding company where the transferor company or companies are not listed। क्या मतलब हुआ इसका? क्या मतलब हुआ? इधर देखिए, इधर 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 एक होल्डिंग कंपनी है, इसकी सब्सिडरी कंपनी 1, इसकी सब्सिडरी कंपनी 2, ये दोनों मर्ज हो रहे हैं। ये दोनों मर्ज हो रहे हैं, लेकिन ये दोनों मर्ज होके सब्सिडरी कंपनी 2 बन रहे हैं। इस केस में जो सब्सिडरी कंपनी 1 है ये अनलिस्टेड ही होनी चाहिए, जबकि ये वाली अनलिस्टेड भी हो सकती है या लिस्टेड भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है, लेकिन ये वाली जो कंपनी है ये अनलिस्टेड ही होनी चाहिए। ध्यान से देखो, बात समझ आई सबको मैं क्या बोल रहा हूं? जल्दी से बताइए बेटा, सब लोगों को बात समझ आ गई? देखिए बोलो जी बोलो। तो 3 नई कंपनीज को अलाउ कर दिया गया। एक और बात आती है, सुनो एक और। अब तो होल्डिंग एंड सब्सिडरी को भी अलाउ कर दिया गया, और इसके अलावा अगर हम बात करें तो होल्डिंग कंपनी की 2 सब्सिडरीज को भी अलाउ कर दिया गया। अच्छा, होल्डिंग एंड सब्सिडरी में क्या कह रहा है? दिस क्लॉज शैल नॉट अप्लाई वेयर ट्रांसफरिंग कंपनी और कंपनीज आर लिस्टेड। ये होल्डिंग सब्सिडरी में भी क्या बोल रहा है? होल्डिंग प्लस सब्सिडरी इक्वल्स टू होल्डिंग, इक्वल्स टू मान लो होल्डिंग हो रही है, मान लो, तो ये सब्सिडरी जो है ये भी अनलिस्टेड होनी चाहिए। मतलब जो कंपनी अपनी एग्जिस्टेंस को लूज कर रही है, अगर वो अनलिस्टेड है तो ही फास्ट ट्रैक मर्जर है। जो कंपनी अपनी एग्जिस्टेंस को लूज कर रही है, अगर वो लिस्टेड है तो फिर उस केस में फास्ट ट्रैक मर्जर अलाउड नहीं है। क्लियर है बच्चे? यस सर। अब इधर देखिए ध्यान से, इसके अलावा यहां पर एक कैटेगरी और आ गई है, एक कैटेगरी और। देखिए एक कैटेगरी और, मर्जर ऑफ ट्रांसफरर फॉरेन कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया बीइंग अ होल्डिंग कंपनी विद द ट्रांसफरी इंडियन कंपनी बीइंग इट्स होली ओन सब्सिडरी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया। इसका मतलब क्या हुआ? एक फॉरेन एक है कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, वो जो कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया है उसकी एक सब्सिडरी है इंडिया में
उसकी एक इंडियन सब्सिडरी है, और ये कौन सी है? होली ओन्ड सब्सिडरी, होली ओन्ड सब्सिडरी इन इंडिया। ठीक है जी। अब इधर सुनेगा, ध्यान से सुनिए। मर्जर ऑफ ट्रांसफरर फॉरेन कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया बीइंग अ होल्डिंग कंपनी with the transferee Indian company being its wholly owned subsidiary company incorporated in India। इसका क्या मतलब है? With the transferee Indian company being its wholly owned subsidiary, इसका मतलब है बाहर की कंपनी जो कि होल्डिंग कंपनी है, बाहर की कंपनी जो कि होल्डिंग कंपनी है, इंडिया वाली होली ओन्ड सब्सिडरी के साथ मर्ज हो रही है। जब ये मर्ज हो रही है और मर्ज होके होली ओन्ड सब्सिडरी जो इंडिया वाली है ये बचेगी और वो वाली कंपनी खत्म हो जाएगी, तो ही ये फास्ट ट्रैक मर्जर अलाउड है। मतलब ये कि अगर रिजल्टेंट कंपनी होली ओन्ड सब्सिडरी बचेगी तो अलाउड है, अगर रिजल्टेंट बाहर वाली बचेगी तो फिर ये फास्ट ट्रैक मर्जर अलाउड नहीं है। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? देखो, मर्जर हो रहा है किसका? ट्रांसफरर फॉरेन कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। ये इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया वाली होल्डिंग कंपनी है, लेकिन ये ट्रांसफरर है, यानी कि ये मर्ज होगी, ये ट्रांसफर हो जाएगी। किसमें? ये बीइंग अ होल्डिंग कंपनी, ये होल्डिंग कंपनी है विद द इंडियन कंपनी बीइंग इट्स होली ओन्ड सब्सिडरी। ये इंडियन कंपनी है, होली ओन्ड सब्सिडरी ये कौन सी है? ट्रांसफरी। तो कितने लोग को बात समझ आ रही है कि इंडियन कंपनी ट्रांसफरी है और वो फॉरेन वाली कौन सी है? ट्रांसफरर है, यानी कि वो वाली कंपनी खत्म होगी और इंडिया वाली बचेगी। अगर इसका उल्टा हो जाए तो अगर इंडिया वाली खत्म हो रही है और वो वाली बच रही है तो ये अलाउड नहीं है, तो फास्ट ट्रैक मर्जर अलाउड नहीं है, फिर तो 232 में ही जाना पड़ेगा। कितने बच्चे इसको पहली बार सुन रहे हैं? जल्दी से बताइएगा, क्या ये अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट है? यस सर। क्या बिल्कुल नई चीज है आपके लिए? यस सर। पेपर में आने की संभावना है, अगर एग्जामिनर मजेदार पेपर बनाएगा तो है। तो ये 4 नई कैटेगरीज को ऐड कर दिया गया है। क्लियर है बच्चे? बोलो जी। तो आई होप कि यहां पर आपको समझ आ गया होगा कि सेक्शन 233 में जो 2 कैटेगरीज को अलाउ किया गया था फास्ट ट्रैक मर्जर, उसके बाद रूल के अंदर भी 2 कैटेगरीज को कर दिया गया था, एंड फाइनली अब 4 नई कैटेगरीज और आ गई हैं, और अब इन सब के लिए ये वीआईपी रूट जो है सेक्शन 233 वाला, फास्ट ट्रैक मर्जर वाला, सीजी के अप्रूवल वाला, सबको अलाउ कर दिया गया है। लव यू गाइस।